हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 7th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक। ये 5वां चैप्टर है इसका, और ये 2 पार्ट में ये चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास किसी कारणवश बीच में ही स्किप करना पड़ा था, तो इसका जो अगला पार्ट है, जितना छूट गया था उसमें, वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेडिंग है बाग, मकबरे तथा किले। तो इस समय बाग, मकबरे और किले की बात क्यों आ रही है? क्योंकि इस समय के 700 से लेकर के 1750 में जो शासक हुए हैं बेसिकली दिल्ली सल्तनत के और मुग़ल वंश के शासक, तो इन्होंने मकबरे, बाग और किले वगैरह इनका निर्माण ज़्यादा कराया गया इनके द्वारा। तो क्या है, इसमें मुग़लों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। तो ये कौन कौन शासक हैं? शाहजहां है इसमें, और कौन है? जहांगीर है, अकबर, हुमायूं, बाबर। ये लोग जो थे साहित्य में, कला में, वास्तुकला में, इनमें इनकी व्यक्तिगत रुचि थी। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। जो बाबरनामा है, बाबर की आत्मकथा, उसमें इसने क्या है, अपनी योजनाओं का, बागों को बनाने की जो योजनाएं थीं उनका, और उनके बनाने में अपनी इसकी रुचि क्या थी, इसका इसने वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। मतलब ये इस तरह के होते थे कि इनको 4 भागों में नहरों के द्वारा डिवाइड किया जाता था, 4 हिस्सों में। और वो नहरें जो थीं उनसे क्यारियाँ जाती थीं, पूरे उसमें पानी उनको सिंचाई की जाती थी। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। जैसे कि आप ये चित्र देख सकते हैं, इसमें बीच में से क्यारियां जा रही हैं और ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, और आगे क्या है, एक छोटा सा जल कुंड है। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। अकबर के समय से ही 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए हैं। कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में। ये चित्र 9 को हम देखते हैं। ये जो हमने लास्ट क्लास में इसको देखा, ये है चित्र 9। सबसे पहले क्या है, मुगल 4 बाग देखिए। इनमें पहला चित्र जो है वो हुमायूं के मकबरे का 4 बाग है, जो दिल्ली में है। 1562 से 71 के दौरान ये बनाया गया था। दूसरा कश्मीर में है, शालीमार का सीढ़ीदार 4 बाग। ये कश्मीर में है, 1620 और 1634 के आसपास इसमें निर्माण कार्य हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है, लाल महल। ये बारी में 4 बाग को तटीय बाग के रूप में बनाया गया। तटीय बाग मतलब, अभी हम इसके बारे में और जानेंगे। तटीय बाग क्या है, जो तट के किनारे बनाए गए थे। ये 1637 में बनाया गया है। तो ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? जहांगीर और शाहजहां के द्वारा। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली गई है। अकबर के समय में वास्तुकला में काफ़ी क्या है, विकास हुआ। और इस समय जो भी वास्तुशिल्पी थे, उन्होंने तैमूर के मकबरों से कुछ चीज़ें सीखी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसे पिस्तक कहा जाता था, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। मतलब एक तो केंद्रीय गुम्बद, और दूसरा जो आपने देखा ना, मस्जिद में भी देखा होगा, बीच में जो गुम्बद होता है उस केंद्रीय गुम्बद, और दूसरा ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसको पिस्तक कहते हैं। तो ये मुगल वास्तुकला में बहुत देखने को मिलते हैं। ये मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहिस्त की परंपरा में हुआ था। हस्तविहिस्त परंपरा क्या है? जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। चित्र 10 हम क्या देख रहे हैं इसमें? चित्र 10 में क्या है, काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है, जो ऊपर यहाँ दी गई है। ये
बाबर इसके लिए बना रहा है योजना। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती हैं। फिर चित्र 11 ये देखिए क्या है, 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा है ये। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? तो इसमें देखिए आप अगर सामने इसके जस्ट देखेंगे तो इसमें भी क्या है, क्यारियाँ बनी हुई हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप देखेंगे जो आपका आगरा का ताजमहल है तो वहाँ पर भी ये शैली मिलती है देखने को। चित्र 12 क्या है, दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। ये जो दीवाने आम है इसका छज्जा आप देख रहे हैं, जो सामने सिंहासन टाइप का बना हुआ है, इसका छज्जा कैसा है, मेहराबदार है, गोल टाइप का ऊपर से। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। मतलब शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के जो भी चीज़ें थीं, जो भी तत्व थे, मतलब जो भी नई चीज़ें थीं, उनको एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिया गया। मतलब वो सब क्या हैं, वो सब शाहजहां के शासनकाल में देखने को मिलती हैं। पहले की चीज़ें, कोई भी होता है पहले की चीज़ें हम क्या करते हैं, उनको सीखते रहते हैं। जैसे तैमूर जो था उससे चीज़ें सीखी और वो मुगल वास्तुकला में दिखती हैं। फिर आगे जो भी शासक आते गए और वो चीज़ें उनकी जो स्थापत्य कला है उसमें दिखाई देती हैं। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, जो पश्चिम दिशा मानी जाती है, कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था, जबकि राजा को इस्लाम में क्या कहा जाता है, ईश्वर की परछाई। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है। ये देवता हैं, कहाँ के हैं, पौराणिक यूनानी देवता हैं आर्फियस, इनको बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। तो इनके लिए माना जाता है कि ये जो आर्फियस थे, इनका संगीत जो है वो आक्रामक जानवरों जैसे शेर जैसे क्रोधी जानवर हैं उनको भी ये शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। इससे पहले यहाँ पर एक शब्द आया पित्रादूरा, ये क्या है, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर है, उस पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर जो भी सुंदर आकृतियां बनाई गई थीं उनको पित्रादूरा कहा गया है। जैसे कि आप ताजमहल देखने जाएंगे तो उसके जो संगमरमर है उस पर वाइट कलर की डिजाइन बनी हुई है, काफ़ी सुंदर बनी हुई है आप देखेंगे तो। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। चारबाग के अंतर्गत ही आते हैं ये। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। निवास स्थान कहाँ होता था, नदी के किनारे, बाग के पास में। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई है। शाहजहां का जो ताजमहल बना हुआ है उसमें कौन सी योजना है, नदी तट बाग की योजना, क्योंकि जो ताजमहल है वो यमुना नदी के जस्ट बिल्कुल ही लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया है। बिल्कुल ये सेम है, दक्षिण में बाग बना हुआ है। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया।
दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा शिकोह था, शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, इसको ही क्या था, नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। कोई भी नदी के पास नहीं रह सकता था। केवल एक व्यक्ति था, एक तो शासक था शाहजहां और उसका पुत्र दारा शिकोह। ये है आपका आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। ये अब देखिए जो ताजमहल दिख रहा है पीछे सामने, जस्ट इसके पीछे क्या है, यमुना नदी है। और इसके जस्ट इस ताजमहल के जस्ट सामने क्या है, चारबाग शैली में निर्मित, ये चारबाग परंपरा से लिया गया है, इस तरह से इसको बनाया गया है। फिर ये है ताजमहल। देखिए ताजमहल की लोकेशन क्या है और यमुना नदी कहाँ पर है। बस्तियाँ इस तरह से बसी थी दोनों साइड में। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ये अभिजातों के बाग महल स्थित है, मतलब जो उस समय कुलीन लोग थे, शासक के नज़दीकी लोग थे। ताजमहल बाईं ओर है, ताजमहल यमुना के बाईं ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। ये जो तुलना दिखा रहे हैं ये ताजमहल की योजना है आगरा की। अब दूसरा दिल्ली की योजना देखिए आप, दिल्ली में इस तरह से चीज़ें थी। इसमें यमुना नदी यहाँ पर, इसके किनारे जस्ट क्या है बना हुआ, ये शासक का क्या है, शासक का महल है, ये जो किनारे जस्ट बना हुआ है। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है ये। बादशाह का निवास कहाँ है। शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े भाग भी दिखाई देते हैं। क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बड़े मार्ग दिख रहे हैं लाइन से, ये बड़े मार्ग हैं। और बाहर जो दिख रही है इसमें गेट वगैरह दे रखे हैं, जो बाहर की साइड बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसमें जगह जगह पर गेट हैं। तो ये बाउंड्री है शाहजहानाबाद की। और इसमें राजा का महल ये यहाँ पर यमुना के किनारे है, जहाँ दारा शिकोह अपना महल बना सकता था। बाकी सारी बस्ती कहाँ थी, अंदर। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच निर्माण संबंधी गतिविधियां बढ़ी तो विभिन्न क्षेत्रों के जो विचार थे उनका भी आदान प्रदान हुआ। शैलियों को अपनाया गया, एक दूसरे की परंपराओं को अपनाया गया। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र में द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की कलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मतलब जो विजयनगर के राजा थे उनकी जो गजशालाएं हैं उन पर बीजापुर और गोलकुंडा के जो सल्तनत वास्तुकलात्मक शैली थी उसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। चैप्टर 6 में हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। और जो मथुरा के पास में जो वृंदावन है, वृंदावन में जो मंदिर बने हुए हैं उनकी वास्तुकलात्मक जो शैली है वो फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से काफ़ी मिलती जुलती है। तो चीज़ें सीखी गई हैं, आदान प्रदान हुआ है चीज़ों का। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसंसेचन में मदद मिली। क्या चीज़ है, विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके आसपास के अधीन ला दिया। अलग अलग क्षेत्रों, जब साम्राज्य बड़ा हुआ तो बाकी क्षेत्र क्या है उससे जुड़ जाएंगे और फिर कलात्मक जो वास्तुकलात्मक शैलियाँ उनका क्या है वो एकत्रित होंगी, आपस में क्या है एक्सचेंज होंगी। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। ये कहीं किसी क्षेत्र में देख लेते कि इस शैली में मकान या मकबरे या इस तरह के महल बन रहे हैं तो वहाँ से ये कुछ ना कुछ सीख लेते थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को ये बांग्ला गुम्बद चित्र 9 में चैप्टर 9 में चित्र 11 और 12 में यहाँ पर ये बांग्ला गुम्बद दिखाया गया है वहाँ पर कि किस तरह के होते हैं। ये इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। तो ये बांग्ला गुम्बद इनको पसंद आया। छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण कहाँ करवाया था, बंगाल के स्थानीय लोगों ने। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की
कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अब यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, देखिए किस तरह का क्या है चित्र। 16 क्या है, वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है ये। किस तरह की शैलियाँ आप देखिए, किस तरह से चीज़ें बनाई गई हैं। 1590 का ये चित्र है। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इस पत्थर का निर्माण किससे हुआ? लाल बलुआ पत्थर से। चार बाग में से दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें। ये देखिए दो इसमें प्रतिच्छेदी मेहराब है, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं। तो इसमें क्या है, जिनसे इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। तो ऊपर की जो मतलब हिस्सा होता था वो इस तरह से बनाया जाता था जिससे कि ये आसानी से रुका रहे। वास्तुकला की ये शैली उत्तर पूर्वी ईरान, खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। तो इस शैली का प्रयोग कहाँ किया गया था? छतों को किस तरह से बनाना है, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ से आई थी? ईरान के खुरासान से। 8वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए ये शैली अपनाई। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद, क्योंकि इस समय मुगल जो साम्राज्य था इसका पतन शुरू हो चुका था औरंगजेब की मृत्यु के बाद बेसिकली, क्योंकि कोई योग्य शासक नहीं थे उस समय। तो इनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही, लेकिन इस समय इन्होंने जो भी वास्तुकला प्रयोग में लाई वो चलती रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए ये शैली अपनाई। बाकी शासक जो भी राज्य स्थापित होते रहे वो भी इस शैली में बनाते रहे अपने मकानों के लिए, महलों के लिए। जैसे चित्र 17 क्या, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक। ये जोधाबाई का महल है फतेहपुर सीकरी में। तो इसमें देखिए आप पोल किस तरह के बने हुए हैं, जैसे हिंदुओं के बने होते हैं। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ये गुजरात से ये वास्तुकला ली गई है। आसमान छूते चर्च, ये अन्य जानकारी है। आसमान छूते चर्च क्या चीज़ें हैं इसमें? 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। कब से? 12वीं शताब्दी से। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में जो शुरुआती भवन बनाए गए थे उनकी तुलना में ज़्यादा ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण शुरू हुआ। और क्या चीज़ें हैं? वास्तुकला की ये शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग इनमें किया जाता था जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है और उड़ते हुए पुश्ते इसमें दिखाए गए हैं। ये चर्च की विशेषता है जो उस समय बनाए गए थे 12वीं शताब्दी में। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में क्या है, चर्च से जुड़े। मीनारें और घंटी वाले बुर्ज इनको बाद में इसमें ऐड किया गया। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट, अब ऐसा नहीं कि बाद में इसमें ऐड किया गया, मतलब और जो बने थे चर्च उनमें ये चीज़ शामिल की जाने लगी, इनको भी बनाया जाने लगा। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। ये चित्र आप देख पा रहे हैं सामने। चित्र पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। इसमें भी घंटी वाले बुर्जों को क्या है, बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन कल्पना करें, आप एक शिल्पकार हैं और ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप ये कार्य कैसे करेंगे? तो इस पर आप कैसे करेंगे, आप अपने विचार इस पर लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा जितना बचा था वो हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर देखेंगे शासक और इमारतें। ये चैप्टर 5 था जो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।